जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो कल मैंने तब पीओके पे एक वीडियो बनाया। वो जो जनरल वीके सिंह ने बयान दिया है कि पीओके के उनसे पूछा गया कि पीओके के बारे में भारत की क्या पॉलिसी और क्या प्लानिंग है। तो भाई भारत की क्या प्लानिंग है ये तो अब आप आम पब्लिक में तो कोई डिस्कस करेगा नहीं। भारत सरकार हमको बता के तो कुछ करेगी नहीं। पर जनरल वीके सिंह ने एक बयान दिया है कि पीओके अपने आप चल के हमारे पास आएगा, उसके लिए हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। तो कल मैंने बड़ी एक लंबी वीडियो बनाई है इसी विषय पे। तो उस पर ना कुछ मित्रों के कमेंट्स आए हैं, मैं वो कमेंट्स डिस्कस करना चाहता हूं आज। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि साहब अखंड भारत अगर बन जाएगा तो उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिला के लगभग 55 करोड़ मुसलमान और ऐड हो जाएंगे देश में। तो हम जो अभी हैं हमारे पास हैं उनसे ही परेशान है, तो 55 और आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये एक अप्रोच है कुछ लोगों की अखंड भारत को लेकर। अच्छा, हम अखंड भारत की बात नहीं करते, परंतु जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो तो भारत का हिस्सा है। महाराजा हरि सिंह ने जब देश का विभाजन हुआ तो भारत के विलय के लिए बाकायदा एसेशन पेपर पे साइन किए थे। वो तो नेहरू जी की मूर्खता के कारण वो चूंकि सीज फायर कर यूएन में चले गए, इसलिए वो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है और एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। हालांकि ज्यादातर मेरे दर्शकों को इसका इतिहास मालूम होगा, परंतु यदि मैं सिर्फ 2 मिनट में इसके बारे में अगर बताऊं, शायद कुछ लोगों को ना मालूम हो। इसलिए क्योंकि देखिए, मैं जब वीडियो बनाता हूं ना तो मैं आम आदमी, कॉमन मैन, गांव का जो आम किसान आदमी है ना, जिसको बहुत सारी कूटनीति, राजनीति, बहुत सारी विदेश नीति, जियो पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, मैं उस वर्ग को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूं। तो हुआ कहता था 1947 में जब भारत की आजादी की भूमिका बनाई जा रही थी, तो उसमें यह हुआ कि भारत में तब करीब 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटी छोटी रियासतें थी, राजा लोग राज करते थे। तो उन सबको एक ऑप्शन दिया गया कि आप चुन लीजिए कि आप किसके साथ रहेंगे, भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो देश में करीब 525 रियासतों ने हिंदुस्तान और भारत में रहने के लिए अलग अलग जो है समझौते कर लिए। उसमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा जी हम किसी से नहीं मिलेंगे, हम जो है आजाद रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारी रियासतें थी जो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें। तो ऐसे ही एक रियासत थी जम्मू कश्मीर, और भारत का विभाजन हो गया, पर जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे, वो अंत तक डिसाइड नहीं कर पाए कि वो किसके साथ रहेंगे। भारत का विभाजन हो गया, तभी जो है पाकिस्तान ने विभाजन के बाद, अच्छा इसी तरह जब विभाजन हुआ तो सेनाएं भी तो बट गई ना। थोड़ी सेना हमारे पास रह गई, थोड़ी सेना पाकिस्तान चली गई, पाकिस्तान के हिस्से की। तो भारत की सेना भारत में थी, पाकिस्तान ने अपनी सेना सिविलियन वर्दी में कश्मीर में घुसा दी, और वो पूरा ये आज जो पूरा पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये पूरा कब्जा करते हुए ऑलमोस्ट श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गए थे। तो जब महाराजा हरि सिंह को यह पता लगा कि अरे भैया पाकिस्तानी सेना तो यहां तक आ गई मेरे महल तक, तो उन्होंने फिर उनके हाथ पांव फूले, तो उन्होंने दिल्ली में संपर्क किया। तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो ठीक है, हम वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ कि तुमको रहना किसके साथ है। अगर तो तुमको डिसीजन नहीं लेना है तो फिर हम तुम्हारे लिए क्यों लड़ने मरने आएंगे। कहता अब तो हरि सिंह ने जो है भारत में विलय के हस्ताक्षर किए। जब भारत में विलय के हस्ताक्षर कर दिए तो फिर भारतीय सेना यहां से दिल्ली से रवाना हुई, श्रीनगर हवाई अड्डे पे उतरी, और फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू किया, और मात्र एक दिन में ही खदेड़ के काफी बड़ा एरिया से उनको दूर कर दिया।
तो नेहरू जी बोला सीज फायर कर दो और हम तो यूएन में जाएंगे। भारतीय सेना बोली कि मत सर, एक दिन का मौका और दे दो, अभी रुक जाओ, 1-2 दिन और सीज फायर मत करो, युद्ध मत रोको, और हम इनको पूरा पाकिस्तान तक खदेड़ के आएंगे। ये जो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद वाला इलाका इन्होंने कब्जा कर रखा है, हम ये पूरा छुड़ा लेंगे। पर नेहरू जी की पता नहीं कौन थी भैया राजनीति थी, कौन थी कूटनीति थी, कौन सी विदेश नीति थी, क्या थी, वो यूएन में चले गए थे और वहां पे सीज फायर हो गया और जो सेना जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। तभी ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। तो अब उसको वापस लेने का हमारी इस सरकार का संकल्प है। आज तक 70 सालों में जो कांग्रेस की और अन्य सरकारें रहीं, उन्होंने कभी इसको वापस लेने के लिए कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी नहीं बनाई। इसी तरह अक्साई चिन वाला बहुत बड़ा इलाका चीन ने कब्जा कर रखा है, वो भी सब नेहरू जी के जमाने में हुआ था। तो बात यह तब कि अब यदि भारत पीओके को वापस हासिल करने की कोई योजना बनाता है, यदि ये इसके एजेंडे में है, तो अब वहां की जनसंख्या मुस्लिम है बहुल है, हिंदू बहुल है, या क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वह भारत का हिस्सा है और उसे भारत में होना चाहिए और उसको भारत वापस प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। ये जो वर्तमान सरकार है इसको लेके रहेगी और इस दिशा में अंदर अंदर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके बहुत सारे लक्षण मिलते रहते हैं, बहुत सारी बातें ओपनली डिस्कस नहीं की जाती हैं, पर बहुत सारी चीजें लोग समझते हैं। अब आप ये कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भैया अरे वो तो मुस्लिम बहुल है, अगर देश में आ जाएगा तो उत्पात ही करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति ने, एक मेरे मित्र ने कमेंट किया है मेरी एक वीडियो पे। और भाई साहब, यही पॉलिसी नेहरू जी की भी थी। जब चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया तो नेहरू जी ने पता क्या कहा था, अरे वो बियाबान बंजर है यार, पत्थर है, वहां तो घास का एक तिनका तक नहीं होता। चीन ने कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? अरे भैया, कुछ चीजों का सामरिक महत्व होता है। अच्छा, आप बताइए वहां सियाचिन में क्या होता है? सियाचिन में कौन सी फसल होती है? इसके बावजूद भारत ने 1984 से उस इतनी दुर्गम जगह पर कब्जा कर रखा है जिसमें हमारे करोड़ों नहीं अरबों रुपए साल के खर्च होते हैं और सैकड़ों सैनिकों की जान जाती है। वो वर्ल्ड का सबसे हार्शेस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, दुनिया की सबसे कठिन, सबसे दुर्गम जगह है जहां सरवाइव करना सबसे मुश्किल है। वहां पर भी भारतीय सेना 12 महीने 24 घंटे तैनात है। आखिर किस लिए? ऐसा वहां कौन सी गेहूं की खेती हो रही है, वह कौन से सेब के बागान लगे? नहीं है ना। पर उस चीज का सामरिक महत्व है। मिलिटरली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिस पे कब्जा करना और जहां निगरानी करना और जिसको अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो आपको मालूम है ये जो सीपेक बन रहा है, जो चाइना बना रहा है, जो कि पाकिस्तान होते हुए जो सड़क जाएगी ईरान तक, जो कि चाइना के व्यापार के रास्ते खोलेगी यूरोप से और पूरे वर्ल्ड से, वो पीओके से होके गुजरती है साहब। और हम कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके में सड़क सड़क बना रहे हो तो हमारी मर्जी से बनेगी, हमसे पूछ के बनाओ। तो अगर पीओके भारत के कब्जे में आता है तो वो सीपेक हमारा होगा, फिर हमारी मर्जी से वहां से ट्रक गुजरेंगे। तो भैया बहुत सारी चीजों का सामरिक महत्व होता है। ये जरूरी नहीं है कि वहां गेहूं चावल उगे तभी हम उस पर कब्जा करेंगे, या वहां पे सिर्फ हिंदू रहेगा तभी हम उस पर कब्जा करेंगे। जी नहीं, वहां रहे चाहे जो, किसी भी एरिया का महत्व होता है देश की सुरक्षा की दृष्टि से। जो प्राकृतिक साधन संसाधन है, उपजाऊ जमीन है, वो अलग चीज है। दैट एरिया इज मिलिटरली इंपॉर्टेंट, पहली बात।
और दूसरी बात एक बात ये है ना कि आप वो कश्मीरी एक सवाल करते हैं हमसे, वो कहते हैं कि एक बात बताइए कि आपको कश्मीर प्यारा है या कश्मीर की सिर्फ धरती प्यारी है या कश्मीर समग्र, अर्थात कश्मीर में जो कुछ है सबसे प्यार है? तो भाई कश्मीर में तो कश्मीरी मुसलमान भी रहता है ना, तो आप ये नहीं अप्रोच लगा सकते साहब कि हमें तो सिर्फ कश्मीर की धरती से प्यार है, कश्मीर स्वर्ग है, बहुत खूबसूरत है, हमें कश्मीर चाहिए। अरे भैया कश्मीर लोगे तो कश्मीर में रहने वाले लोग भी लेने पड़ेंगे। ये हमारा जो कूढ़ मगज जो राइट विंग समर्थक है ना, ये कई बार बहुत ज्यादा अति उत्साह में और अपने अत्यधिक राष्ट्र प्रेम में और बहुत ज्यादा मतलब बड़ी अजीब सी बातें कर जाता है। वो कहते था पीओके में तो ज्यादातर मुसलमान हैं, उनको लेके तो हम मुसीबत मोल लेंगे। अरे भैया यदि आप उस धरती को लेंगे तो आपको वहां के निवासियों को, बाशिंदों को भी लेना पड़ेगा। अब मैं इसमें आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना के आज की ये वीडियो कंक्लूड करूंगा। जब जिन दिनों कश्मीर में ये पाकिस्तानी दहशतगर्दी बहुत अपने रूज पे थी ना, एकदम अपने पीक पे थी, तो उन दिनों एक बात कही जाती थी, मतलब कश्मीरी मिलिटेंट, पाकिस्तानी मिलिटेंट एक बात कहता होता था कि अगर ये बकरवाल न होते तो कहानी कुछ और होती। अब ये बकरवालों की भी कहानी सुन लो कि आखिर ये बकरवाल क्या बला है। तब हुआ क्या कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं लेह लद्दाख का टूर करने गया था बाइक से। तो मैं इधर से गया था, मनाली की तरफ से गया था, लाहौल स्पीति करते हुए इस तरफ से गया था और वाया द्रास कारगिल श्रीनगर उतर रहा था। तो सोनमर्ग से आगे श्रीनगर से पहले मेरी एक जगह चाय पीने की इच्छा हुई। तो मैंने वहाँ के एक लोकल गांव में एक मार्केट में पूछा कि यहाँ पे, अच्छा मेरी एक और मेरा शौक है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का लोकल भोजन करता हूँ। तो कश्मीर में ना नून चाय, नमक वाली चाय, नमकीन चाय पी जाती है। तो मेरा कहा कि यार मुझे नमकीन चाय पीनी है। तो उसने बोला कि साहब नमकीन चाय तो यहाँ बाजार में नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों, आप लोग कहाँ पीते हो? जिस व्यक्ति से मैंने पूछा था ना कि यार मुझे ऐसी कोई दुकान बताओ, बोले जी नमकीन चाय तो आपको श्रीनगर के बाजारों में मिलती है, यहाँ तो बाजार में नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर आप लोग क्या पता? कहते हम लोग अब तो अपने घर बनाते हैं। तो मैंने कहा ओहो घर बनाते, मतलब मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। बोले आपको नमकीन चाय पीनी है? मैं कहा हाँ भाई पीनी है। बोला चलो। तो वो सज्जन मुझे अपने घर ले गए। कंगन के आसपास कोई गांव था रोड के किनारे। तो फिर वो उस गांव के सरपंच थे, मुसलमान थे। तो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने अपने घर पे फोन कर दिया था कि नून चाय और रोटी तैयार करो, हम आ रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये हुआ कि उनकी पत्नी, उनकी बहू, उनकी बेटियां सब लोग आई। उनमें से कोई भी पर्दे में नहीं थी और सबने मुझे बहुत प्यार से ग्रीट किया, मुझे बकायदा नमस्कार किया, बैठी मेरे साथ, बहुत सारी बातें हुई। फिर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि ला चलाओ चाय पिलाओ। तो वो गई और वो समोवर में, बहुत बड़ा एक समोवर होता है, वो भर के चाय लेके आई। और उनकी एक लोकल ब्रेड होती है, नान जैसी, पाव जैसी, उस पर मक्खन लगा के उन्होंने वो मुझे चाय और वो रोटी सर्व की। उसके अलावा उनके अपने बागान में चेरीज लगी हुई थी बहुत सारी, मुझे चेरीज फ्रेश खिलाई। तो वो जो भाषा बोल रहे थे आपस में ना, वो बहुत कुछ जम्मू की डोगरी से मिलते जुलते थे और डोगरी इज वेरी सिमिलर टू पंजाबी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा एक बात बताइए, आप रहते कश्मीर में हैं, आप कश्मीरी हैं, परंतु जो भाषा बोल रहे हैं आप, उसमें से आधी से ज्यादा मुझे समझ में आ रही है, बिकॉज आई वेरी वेल अंडरस्टैंड पंजाबी एंड डोगरी। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग ये, मैंने कहा ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो बोले है तो ये कश्मीरी। मैंने कहा फिर ये पंजाबी से इतनी सिमिलर क्यों है? क्योंकि जो प्योर कश्मीरी होती है उसका तो एक अक्षर समझ में नहीं आता। तो उन्होंने बोला जी हम लोग बकरवाल हैं। तो मैंने कहा ये बकरवाल मीन्स आप लोग गुजर हैं? हाँ। तो मैंने कहा आखिर आप कश्मीर में हैं
भाषा आपकी जम्मू से मिलती जुलती है। तो उन्होंने कहा कि जी पुराने जमाने में हम लोग जम्मू से ही माइग्रेट होके इधर आए। मैंने कहा अच्छा, तभी ना आपकी डोगरी से भाषा मिलती है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पुराने जमाने में तो हमारे फोरफादर्स भी हिंदू थे। तो मैंने कहा आपको कोई आइडिया है कि आप लगभग कितने? कहते शायद 200-300 साल पहले हम लोग कन्वर्ट हुए होंगे। तो उस दिन मुझे पहली बार ये पता लगा कि बक्करवाल जो गुर्जर कम्युनिटी है, इनका काम होता है ये पशु चराते हैं। इनके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां और भैंसें होती हैं और ये माइग्रेट भी करते हैं। मतलब सर्दियों में ऊपर चले जाएंगे पहाड़ों पे गर्मियों में, और सर्दियों में फिर नीचे उतर जाते हैं, जम्मू और इवन पंजाब तक अपनी भैंसें लेके आ जाते हैं। तो ये नॉलेज लेके मैं जब नीचे उतरा तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं और वो मतलब ही हैज बीन वर्किंग एक्सटेंसिवली इन कश्मीर। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, इनफैक्ट ये जो बक्करवाल कम्युनिटी है ना, ये आज तक कभी भी प्रो पाकिस्तान नहीं हुई और बक्करवाल कम्युनिटी ने कभी मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं की और बक्करवाल कम्युनिटी प्रो इंडिया रहती है हमेशा। अच्छा जी, एक बहुत बड़ी, मुझे मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात थी। दूसरी कि जो कश्मीर की जो मिलिटेंसी है वो श्रीनगर और ये त्राल वगैरह के 5 छोटे छोटे विलेजेस में केंद्रित रही है। पूरी घाटी कभी भी मिलिटेंसी का शिकार नहीं रही है। घाटी के कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जहां ज्यादा मिलिटेंसी रहती है, अदरवाइज ज्यादातर घाटी मिलिटेंसी से फ्री रहती है। वो क्यों रहती है? क्योंकि श्रीनगर के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है, एक सर्कल बना लीजिए, श्रीनगर को केंद्र में रख के आप लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी, एक सर्कल श्रीनगर के चारों तरफ एक खींच दीजिए, वो पूरा का पूरा एरिया बक्करवाल्स का है। और जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन होता है वो बक्करवालों के कारण उनकी मिलिटेंसी आज तक पूरे कश्मीर में स्प्रेड नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बक्करवाल हमेशा से प्रो इंडिया रहे हैं। जी, और बक्करवाल कम्युनिटी पूरे जम्मू रीजन में, पूरे कश्मीर रीजन में हर जगह पाई जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिंग है जिसको कि इंडियन फोर्सेस, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट बहुत संभाल के रखती है और उनको अपने फेवर में रखती है। ये वो अच्छा, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने और इन रेडिकल एलिमेंट्स ने बहुत कोशिश की कि बक्करवाल्स को और इन एरियाज में इनको भी रेडिकलाइज किया जाए, पर आज तक कामयाब नहीं हुए। इस बात को हमारा यहां हिंदुस्तान में बैठा हुआ जो मिलिटेंट राइट विंग है ना, हिंदू, उसको मैं लक्कड़ बग्घे बोलता हूं, हिंदू लक्कड़ बग्घे, वो नहीं समझते इन इंट्रिकेसीज को। उनको लगता है कि जितने मुसलमान हैं सारे देशद्रोही हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। सारे मुसलमान पाकिस्तानी नहीं हैं कश्मीर के। तो अब पीओके को जब वापस लेना होगा तो हिंदुस्तानी अवाम को, हम लोगों को, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हम हिंदू कट्टर राष्ट्रवादी हैं, उसको इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि जो लोग भारत में शामिल होंगे वो भारतीय मानसिकता के नेशनलिस्ट हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हमको उनको नेशनलिस्ट बनाना होगा। पीओके हम लेंगे तो उस जनता के साथ हमको स्वीकार करना होगा। वो जो वहां की जो नेटिव्स है ना, हाँ, वहां पे पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र के तहत हजारों नहीं लाखों पंजाबियों को बसा दिया गया उस एरिया में। तो उसका इंतजाम उन्होंने पहले ही सोच रखा है पीओके वालों ने, कि ये जितने बसाए गए हैं ना नकली तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने के लिए,
इनका इलाज तो हम उस दिन करेंगे जिस दिन बॉर्डर पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल रीड्रॉ होगी। इसलिए हमें, मतलब वो तो हमारे साथ मिलने को तैयार हैं, हमें एक माइंडसेट बनाना होगा कि हम भी उन लोगों को गले लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ये एक ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।